एक समय की बात है। पालनपुर नामक गांव में 65 साल की औरत कलावती रहती थी। वह दोनों बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। कलावती को स्वादिष्ट खाने खाने का बहुत शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का और खुद को आईने में देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पे निकल जाते और उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जाती, पर कलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू इधर आओ जरा। जी जी माँ, बोलिए। अरे क्या तुम ये गिलास दे सकती हो मुझे, जिसमें पानी रखा हुआ है? कलावती बहुत आलसी थी। वो अपने बाजू में पड़ा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकती थी। वह हर बार ऐसे ही करके किसी न किसी को बुलाती और परेशान करती। उसकी बहुएं उनका कहना तो मान लेती थी, लेकिन वह भी परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा पकवान बनता था तो वह खुद रसोई में जाकर घुस के देखा करती थी। अरे बहू सुनो, तुम क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब कलावती के बहुए ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि बहुए रसोई से बाहर कब जाएगी। फिर वह रसोई में जाके सारे पकवान देखती थी, एक एक करके उन्हें सूंघती थी। फिर वह कटोरी में सामान भरकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको खाना परोसती थी, मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी उनके पति उन पे गुस्सा भी करते थे कि सही मात्रा पर खाना क्यों नहीं बनाया है, और कलावती चुपके से उनकी बातें सुनकर मन ही हंसती थी। फिर एक दिन कलावती के बेटे बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेके आए और वो अपने बच्चों को दे दिया। वही कलावती तुरंत देखकर दौड़ी चली गई और तुरंत बच्चों से मिठाइयाँ ले ली। कलावती ने उस डब्बे से कुछ मिठाइयाँ अपने पास चुपचाप रख ली और बचा हुआ मिठाई बच्चों में बांट दी और फिर चुपचाप अपने कमरों में चली गई। यही नहीं, वो तो अपनी बहुओं की साड़ियाँ भी चुराती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियों को तार पर सूखने के लिए टांगती, वह चुपचाप साड़ियाँ ले जाती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता कि साड़ियाँ कहीं गुम हो गई है। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? मैं कई समय से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है पड़ोस की वो राधा ने ऐसा कुछ किया है। कल मैंने साड़ी उसके पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम हो चुकी है। तुम दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोल के उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपनी पड़ोसन राधा के पास गई और जाकर लड़ने लगी। राधा की कोई गलती ही नहीं थी और उन्हें लड़ता देख कलावती हंसने लगी। कलावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती थी। फिर एक दिन वह जब खाना खा रही थी, कलावती को बहुत खुशी हुई यह जान के कि अगले हफ्ते दशहरा आने वाला है और वह यह चाहती थी सब लोग नए कपड़े खरीदे। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, अभी सासू माँ भी आ रही है। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वह यहाँ दशहरा मनाने आ रही है। यह सुनकर कलावती नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है उसे यहाँ से कैसे भगाना है। अगले दिन कलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब वहाँ खड़े इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं।
क्या इन्होंने मेरा इंतजार कभी ऐसे किया है? हे भगवान। फिर कलावती की बड़े बेटे की सास वहाँ पधारी। फिर वह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े हुए उनके पास गए। वह सबके लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और अपनी बेटियों के लिए साड़ियाँ लाई थी। पुष्पा ने कलावती को एक सुंदर सा बस्ता दिया। कलावती ने वो बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और फिर थोड़ी देर में बाहर आई और बाहर आके उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई। फिर वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। फिर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और वहाँ बैठ के सोचने लगी। और वह सोचते हुए इंतजार करने लगी उसकी बहुएं रसोई से कब बाहर आएगी। जैसे ही वो दोनों रसोई से बाहर आई, फिर चुपचाप कलावती रसोई रूम में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू कर दिया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे, मगर कलावती खाने को छुआ तक ही नहीं। मगर उसे लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने ही कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उसने झूठ मूठ का नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी है। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने कलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने कलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने कुछ ऐसा देखा कि कलावती ने बच्चों से कुछ मिठाइयाँ चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियाँ चुरा के उस बस्ते में रखती है। उसने ये भी देखा कि वो चुपचाप रसोई में जाके कटोरिया में सब्जियां भर के अपने रूम में चली जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को कलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पे थे, पुष्पा ने सोचा कि यह सही वक्त है कि सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। कलावती सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकते हैं जो मैंने दी थी? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कह के पुष्पा झट लीलावती के कमरे में चली गई और वो बस्ता लेके चली गई। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देख के हैरान हो गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ और बहुओं की साड़ियाँ भी और पैसे भी थे। वह ये अपने परिवार वालों से चुराती थी। कलावती, ये तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुए और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारे परिवार हैं। ये किसी और के नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है। कलावती, तुम्हें क्या लगता है ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता जब हम काम से आते हैं तो थके हुए रहते हैं? और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी माँ? आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया। माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपकी झूठ की वजह से मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? कलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए उसे बहुत बुरा लगा। ज़्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह खुद के उसके परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफ़ी भी मांगी। उस दिन से कलावती अपने बच्चों के अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी बहुत ख्याल रखती थी और काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देख के पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि सब ठीक हो गया।